Dear students, welcome to Economics with Ejaz. लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो मुख्तलिफ टाइप्स है उसके बारे में बात की. आज हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो मुख्तलिफ टाइप्स है उसके बारे में बात करेंगे. हमारे ये डिस्कशंस स्टैटिस्टिक्स पर ये 11th की जो इकोनॉमिक्स में पहली बुक है स्टैटिस्टिक्स उसमें भी है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो वहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बेसिक डिस्कशंस टॉपिक्स जो स्टैटिस्टिक्स में है इनके बारे में पूछा जाता है. ये सिलेबस का एक हिस्सा होते हैं. आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बुनियादी डिफरेंस क्या है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं वो चांस की बुनियाद पे होता है, यानी कि पॉपुलेशन में से जो सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं वो हम डेलिबरेटली सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि ये चांस पे डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट पॉपुलेशन का सिलेक्ट होगा. लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें हमारी चॉइस ऑफ सैंपल जो है वो डेलिब्रेट होती है. हम खुद ही तय करते हैं कि किस चीज को हमने एज सैंपल पॉपुलेशन में से लेना है. आइए हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जो मुख्तलिफ टाइप्स है उनके बारे में जानते हैं. पहले हम जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मुख्तलिफ टाइप्स है वो याद रखने की कोशिश करेंगे. इसमें 4 टाइप्स है. पहला कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी का एक टाइप है. पर्पसिव सैम्पलिंग, फिर कोटा सैम्पलिंग और फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग. तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं. सो इट इज कन्वीनियंस, पर्पसिव, कोटा एंड स्नोबॉल. तो ये आप याद रखेंगे. आप अगर यहाँ पे वीडियो रुकाएंगे 1 मिनट के लिए और याद करने की कोशिश करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए. नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस जो ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है हम उनको इंडिविजुअली अब डिस्कस करेंगे. तो पहला जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है. तो कन्वीनियंस का मतलब आसानी है, यानी कि जहां पे आप ये देखेंगे कि आपके लिए आसान क्या होगा. यानी कि एक पॉपुलेशन है, वहां से आपको सैंपल लेना है और वहां पे इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है, लेकिन आप जो सैंपल चूज करेंगे वहां पे आप ये ख्याल रखेंगे कि हमारे लिए आसान कौन सा सैंपल होगा. तो इसके और भी 2 नाम है, हैफेजर्ड सैंपलिंग और एक्सीडेंटल सैंपलिंग. यानी कि आप जो है कोई भी बंदा आगे मिलेगा या जिस पे नजर पड़ी तो उसको आपने चूज किया, हैफेजर्ड इसका मतलब हुआ. और इसी तरह एक्सीडेंटल यानी कि किसी से भी मुलाकात हो गई किसी भी एलिमेंट से तो आप वो सैंपल बना लेते हैं, तो इसको हम एक्सीडेंटल सैंपलिंग कहेंगे. तो कन्वीनियंस सैंपलिंग के 2 नाम है, हैफेजर्ड सैंपलिंग और एक्सीडेंटल सैंपलिंग, यानी कि और 2 इसके नाम है. इसके एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्ट्रीट इंटरव्यूज होती है. जैसे कि आपको कोई रिसर्च करना है और ये देखना है कि लोगों की एक खास टॉपिक के मुतालिक, एक खास इशू के मुतालिक लोगों की राय क्या है. तो अभी फॉर एग्जांपल आपको एक सिटी के लोगों की राय एक खास इशू पे जाननी है, तो आप सिटी में जाएंगे और आप किसी जगह फॉर एग्जांपल किसी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे बैठेंगे और वहां से जो लोग आते जाते हैं तो आप उनसे इंटरव्यू लेंगे, राइट. तो आप ये सैंपलिंग का जो तरीका है ये कन्वीनियंस सैंपलिंग का इसको कहते हैं, हैफेजर्ड भी कहेंगे, एक्सीडेंटल भी कहेंगे. तो अब हमें ये समझ आ सकती है ये बात कि इसको ये नाम क्यों दिए गए हैं. यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन बनाई, फिर वहां से हम सैंपल निकालते हैं. तो ये पॉपुलेशन जो है इसको मैंने, वरना हम पॉपुलेशन को एक पूरी इस बाउंडेड एक फिगर से दिखाते थे, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी है उसमें कितने एलिमेंट्स है वो हमें पहले ही मालूम जनरली होता था. लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें ये होता है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि यू नो द पॉपुलेशन एक्चुअली, यानी कि पूरी सिटी की पॉपुलेशन कितनी है और फिर आप उसमें से सैंपल कैसे निकालेंगे. जो रैंडम सैंपलिंग वाला प्रोसेस यहाँ पे फॉलो नहीं होता. आपको ये गम नहीं होते हैं कि
सिटी में कितने लोग रह रहे हैं और कितना बड़ा सैंपल आपको लेना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आपका बेसिक इशू नहीं होता है। तो आप जाते हैं ये परवाह किए बगैर कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है और उनमें से जो है आप कुछ लोगों को इन अ सेंस सिलेक्ट करते हैं एक्सीडेंटल मेथड के जरिए, हैफेजर्ड अप्रोच के जरिए या कन्वीनियंस के जरिए, जो भी आपको रास्ते में मिलते हैं तो उनसे आप इंटरव्यू लेते हैं और एक इशू के बारे में उनसे उनकी राय जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है हमारा कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो इसके बारे में फाइनल चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेथड है ये काफी यूज होता है। ऐसी बात नहीं है कि ये हमें अभी अजीब लगता है कि ये हमारा जो नॉर्मल पैटर्न है रैंडम सैंपलिंग में सैंपल निकालने का, तो ये उस पैटर्न में फिट नहीं होती ये प्रोसेस, लेकिन डिस्पाइट दैट वेरी लिमिटेशन ये सैंपलिंग का इस्तेमाल होता है। और आपने देखा होगा टीवी प्रोग्राम। हमारा जो दूसरा टाइप नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का है वो पर्पस सैंपलिंग है। इसके और कुछ नाम हैं जैसे जजमेंट सैंपलिंग, सिलेक्टिव सैंपलिंग या सब्जेक्टिव सैंपलिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 4 नेम्स फॉर इट। एक तो है पर्पस सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग, सिलेक्टिव सैंपलिंग एंड सब्जेक्टिव सैंपलिंग। तो अगर ये 4 में से कोई भी नाम आएगा तो जो डेफिनेशन है वो आपको सेम लिखनी होगी, जो अप्रोच है वो आपको सेम यहाँ पे दिखाना होगा। तो इसमें क्या होता है कि देखिए अभी आपको किसी चीज पर रिसर्च करनी है तो आपको पॉपुलेशन में से आप सैंपल लेना है, आप पूरे पॉपुलेशन को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो जब आप सैंपल सिलेक्ट करेंगे उसमें आप ये देखेंगे आपके मुताबिक सबसे बेहतरीन सैंपल कौन है, यानी कि आप खुद तय करेंगे कि मेरे लिए कौन से एलिमेंट्स सबसे बेहतरीन सैंपल बनाएंगे। रैंडम सैंपलिंग में तो चांस होता था, आपको खुद सिलेक्ट नहीं करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप खुद सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इस इंटेंशन के साथ कि ये जो मैं सैंपल सिलेक्ट कर रहा हूँ पॉपुलेशन में से, तो ये सैंपल सबसे बेहतरीन रिप्रेजेंट कर रहा है उस इशू को जिसके बारे में मुझे रिसर्च जो है वो करनी है। तो इसकी एक मिसाल हम ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको पॉवर्टी या पुअर पीपल के बारे में रिसर्च करनी है। तो आप रिसर्चर है, आपको रिसर्च करनी है, तो पुअर पीपल तो उनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद होगी फॉर एग्जांपल एक लोकेलिटी में या आपकी कंट्री में। तो फिर आप खुद एक सैंपल सिलेक्ट करेंगे, जी ये जो लोग हैं ये सबसे बेहतरीन रिप्रेजेंट करते हैं पॉवर्टी को या पुअर पीपल को। तो वो सैंपल आप खुद डिसाइड करके जो है वो वहां से हासिल करेंगे या वहां उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन जो आपने सिलेक्ट किया वो इस बुनियाद पर सिलेक्ट किया कि आपको लगता है कि ये सबसे बेहतरीन सैंपल है मेरे लिए, ये सबसे बेहतरीन रिप्रेजेंट करेगा पुअर पीपल को या पॉवर्टी के इश्यूज को अगर मैं ये वाला सैंपल जो लूंगा। अब जो इससे पहले हमने डिस्कस किया कन्वीनियंस सैंपलिंग, वहां पे आप ये देखते थे कि मेरे लिए आसान क्या होगा। यहां आप ये देखते हैं कि मेरे लिए सबसे बेस्ट सैंपल कौन सा हो सकता है। अगर आप रैंडम प्रोसेस तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस इंटेंशन के साथ, इस जजमेंट के साथ जो है सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं कि ये सैंपल मेरे लिए सबसे बेहतरीन है। अब देखिए इसके नाम क्या है, जजमेंट सैंपलिंग, यानी कि खुद आपने जज किया कि ये सैंपल जो है मेरे लिए सबसे बेहतरीन सैंपल का काम करेगा जो मैं प्रॉब्लम अभी स्टडी कर रहा हूं। इसी तरह सिलेक्टिव सैंपलिंग भी इसको कहेंगे क्योंकि आप बजाते खुद एक सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं। जो इससे पहले वाला मेथड था कन्वीनियंस सैंपलिंग, वहां तो एक्सीडेंटली होता था, जो भी बंदा वहां स्ट्रीट से आता जाता था आप उसका इंटरव्यू लेते थे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा, यहां पे पहले ही आप जो एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन है उनको पहले ही आप सिलेक्ट कर रहे हैं, और इसको हम सब्जेक्टिव सैंपलिंग भी कहते हैं। सब्जेक्टिव सैंपलिंग का मतलब यह है कि अगर आपने एक सैंपल को सिलेक्ट किया ये समझ के कि ये बेहतरीन सैंपल है मेरे लिए, आपके साथ जो दूसरा रिसर्चर होगा या अगर कोई दूसरा रिसर्चर उसी इश्यू पे जो है वो रिसर्च करता होगा, तो शायद
वो दूसरे सैंपल को जो है सिलेक्ट, दूसरे एलिमेंट्स को एज सैंपल लेगा, यानी कि उसकी चॉइस और आपकी चॉइस जो है वो डिफरेंट होगी, लेकिन दोनों का इंटेंशन एक ही होगा। वो आप समझेंगे कि ये बेहतरीन सैंपल है और वो भी यही समझेगा कि ये मेरे लिए जो मैंने सैंपल चूज किया वो बेहतरीन सैंपल है। तो इसलिए इसको सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिव हम उस इशू को कहते हैं जहां पे हम अलग अलग राय रखते हो और यूजुअली जो है हम वो साइंटिफिक मेथड वगैरह वो अप्लाई ना करते हो। तो ये एक सब्जेक्टिव मसला है, इसलिए ये एक सब्जेक्टिव इशू बन गया, इसलिए इसको हम सब्जेक्टिव सैंपलिंग भी कहते हैं। और इसकी मिसाल जो है, हमारा जो तीसरा टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, उसको हम कोटा सैंपलिंग कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज, क्लासेस या ग्रुप्स में, और फिर पॉपुलेशन की कितनी प्रोपोर्शन किस ग्रुप में है, क्लास या कैटेगरी में है, तो अकॉर्डिंगली हम सैंपल का कोटा उसको असाइन करते हैं। फाइनली जब हम इन ग्रुप से सैंपल हासिल करते हैं वो डेलिब्रेट प्रोसेस के जरिए से हासिल करते हैं, इसमें रैंडम प्रोसेस हम फॉलो नहीं करते, इसलिए ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड हमारा बनता है। तो इसकी हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1000 हाउस होल्ड्स हैं जिनके के बारे में आपको रिसर्च करनी है, यानी कि आपको इनकी इनकम या उनके एसेट्स या कोई और चीज उनके बारे में मालूम करनी है। तो अभी आप पूरे 1000 के नहीं कर सकते, इसलिए आप 100 का सैंपल वहां पे लेते हैं। तो जब आप ये देखते हैं कि पॉपुलेशन किस तरह इस जियोग्राफिकल एरिया में, लोकेलिटी में जहां आपको रिसर्च करनी है, किस तरह ये डिवाइडेड है वहां पे, अपने अपने जो ग्रुप्स होते हैं या क्लासेस होंगे या कैटेगरीज होंगे या मोहल्ले या विलेजेस होंगे, तो आप ये देखते हैं कि जो हमारा एक एरिया है, आप उसका कुछ नाम होगा, सपोजिंग ए, तो वहां पे 500 हाउस होल्डर्स रहते हैं, दूसरे एरिया में 300 रहते हैं और तीसरे एरिया में जो है सी एरिया में 200 हाउस होल्डर्स रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे 500 है, 300 और 200 है, तो आप प्रपोर्शन सेम नहीं है, इसलिए आप जो सैंपल सिलेक्ट करेंगे वो 3 लोकेलिटीज जो इस ओवरऑल लोकेलिटी में आती है वो सेम नहीं होगा, यानी कि आप यहां से सेम लेते, यहां से और यहां से सेम अमाउंट ऑफ हाउस होल्डर्स लेते, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप ये देखेंगे कि प्रपोर्शन किसका कितना है। तो यहां पे ज्यादा है, यहां कम और यहां उससे कम, यहां पे 500, 300 और 200, तो यहां से आप 50 हाउस होल्डर्स लेंगे, यहां से 30 और यहां से 20, एज पर द प्रपोर्शन, एज पर द परसेंटेज जो उनकी पॉपुलेशन है। तो ये जो हम 50, 30 और 20 हम जो सैंपल हासिल करते हैं, ये इसके बाद होता है कि जब आप ये कोटा इनको असाइन करते हैं कि यहां से जो है इतने लेने हैं, यहां से इतने लेने हैं, यहां से इतने लेने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर एग्जांपल प्रपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स दैट और प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर क्लास, कैटेगरी और ग्रुप। तो ये हमारा कोटा सैंपलिंग है, जो एक टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। हमारा जो लास्ट टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, उसको हम स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। ये मेथड समझना काफी आसान है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, आप एक एलिमेंट से मिलते हैं या एक एलिमेंट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और बाकी जो आपको सैंपल लेना है या जो असली पॉपुलेशन है उसके बारे में आपको उतनी जानकारी नहीं होती है या बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। तो आप जब पहले एलिमेंट से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके जरिए से, उसके कहने पर, उसके एड्रेस देने पर आप दूसरे एलिमेंट के पास जाते हैं। तो इसी तरह ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है। अब अगर आपको 20 का सैंपल चाहिए या आपके सैंपल की जो स्ट्रेंथ है, उसका साइज जो है वो 50 हो या 100 हो, तो आप ऐसे ही प्रोसेस जो है फॉलो करते रहेंगे जब तक आप 100 यूनिट्स, 100 एलिमेंट्स की जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई खास किस्म की डिजीज है जिसके पेशेंट्स पे आपको रिसर्च करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है। तो आप क्या करते हैं कि आप पेशेंट ए से मिलते हैं,
क्योंकि मान लीजिए आपकी लोकेलिटी में रहता है, आपकी जान पहचान वाला है, तो आप जब इनसे मिलते हैं, इनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो है आप इनसे पूछते हैं कि क्या आप किसी और पेशेंट को विद द सेम डिजीज जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल जाता है, तो हॉस्पिटल में उसको अपने कैटेगरी के जो पेशेंट्स है उनसे मुलाकात होती है, तो उसकी उनसे जान पहचान बढ़ती है। तो उसके लिए अब ये आसान होता है कि वो उनका एड्रेस फराहम करे। तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो ए के पास गया तो ए ने उसको बी का एड्रेस दिया, अब वो बी के पास गया तो बी ने और दो लोगों का एड्रेस दिया, फॉर एग्जांपल सी और डी। अब डी वाला जो है, मान लीजिए ये नया नया अभी है तो उसको मालूम नहीं है ज्यादा, तो वो किसी और का एड्रेस नहीं दे सकता, लेकिन सी वाला जो है 3 लोगों का और एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह ये प्रोसेस जो है ये आगे चला जाता है, और आप तब तक इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं जब तक जितना आपको सैंपल चाहिए था उतनी इन्वेस्टिगेशन आप जो है मुकम्मल ना करें। तो इसको हम स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं, क्योंकि स्नोबॉल में भी यही होता है कि जब छोटा सा एक स्नो का टुकड़ा जो है वो पहाड़ से नीचे आने लगता है, तो वो और स्नो के साथ मिलके एक बड़ा बड़ा बॉल क्रिएट करता है, और इसके जरिए से इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती रहती है और स्नो के साथ मिलने से। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। और इसी तरह सपोजिंग आपको किसी खास प्रोफेशन के लोगों के साथ उन पर रिसर्च करना है, तो आप एक बंदे से मिलेंगे, वो आपको दूसरे का एड्रेस देगा, वो आपको और लोगों का एड्रेस देता रहेगा, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक जो आपको सैंपल लेना होगा, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो कि हमने उतने लोगों का जो है इन्वेस्टिगेशन किया, उतने लोगों पे हमने रिसर्च किया। तो आज हमने कोशिश की नॉन रैंडम सैंपलिंग के जो डिफरेंट टाइप्स है वो समझने की।